ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और ये बहस होगी मणिपुर पर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह का संसद में मणिपुर पर 2 घंटे 3 मिनट का मैराथन जवाब खत्म हुआ है। ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि हो सकता है ये संसदीय इतिहास में किसी नेता का किसी विषय पर बोला गया, खासतौर पर किसी मंत्री का अब तक का सबसे लंबा जवाब हो। मणिपुर को लेकर विपक्ष के जितने भी सवाल थे, जितनी भी शंकाएं थी, अमित शाह ने सबका जवाब दिया। कांग्रेस के 3 सवालों का भी जो गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री से पूछे थे, मणिपुर में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसे कैसे कंट्रोल किया, ये सारी बातें अमित शाह ने बताई हैं। ये भी बताया कि आग में तेल किसने डाला, मणिपुर की हिंसा को शर्मनाक बताया, लेकिन उस पर हो रही राजनीति को उससे भी ज्यादा शर्मनाक बताया। और भाषण के आखिरी में अविश्वास के पीछे INDIA यानी इंडिया अलायंस की मंशा पर भी अटैक किया। भाषण के बीच में यह भी कहा कि विपक्ष ने आज तो सिर्फ ट्रेलर दिखा है, जाहिर है संकेत है कल की पिक्चर की तरफ, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया कि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया? मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। तो गृह मंत्री अमित शाह आज तथ्यों पर बोले। सबसे बड़ी बात, उनके पास हर एक चीज का फैक्चुअल जवाब था, कहीं कोई लफ्जाजी नहीं, कहीं कोई शब्दबाजी नहीं, हर एक चीज का एग्जैक्ट डाटा यानी आंकड़ों के आधार पर बोले। सबसे पहले मणिपुर पे अमित शाह के वो 3 जवाब सुनिए जो उन्होंने कांग्रेस के 3 सवालों पर दिए। ये 3 सवाल राहुल गांधी और गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री से और सरकार से पूछे थे। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे, माने, और 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। 1993 में श्री PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरोन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ।
नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंजूर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे, और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट ने। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। तो गृहमंत्री अमित शाह 123 मिनट बोले। ये इतिहास में 30 साल से मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, ये अभी तक किसी भी मंत्री का, बजट को छोड़ के, बजट में लंबे भाषण होते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे तथ्य, फैक्ट्स, फिगर और बाकी चीजें रखनी पड़ती हैं, वो एक लंबा भाषण होता है। लेकिन किसी मंत्री ने जवाब में 2 मिनट 3 सेकेंड यानी 123 मिनट का भाषण दिया हो, ऐसा शायद अभी तक नहीं हुआ होगा। मेरे ख्याल से संसदीय इतिहास में किसी मंत्री का जवाब 2 घंटे 3 मिनट का, 123 मिनट का जवाब। आज की अगर बात करें तो 36 मिनट बोले राहुल गांधी जी, जिन्होंने सरकार से कई सवाल पूछे। इसके अलावा स्मृति ईरानी जी 53 मिनट बोली हैं और अमित शाह ने इन सब का जवाब दिया 2 घंटे 3 मिनट में, यानी 123 मिनट के अंदर। सीधे चलता हूं अपने तमाम मेहमानों के पास। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है के शर्मा जी। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मैं सबको रूल समझा दूं क्योंकि आज का दिन बड़ा दिन है, गृहमंत्री का जवाब है, क्योंकि लगातार कई दिनों से यह बात कही जा रही थी कि सरकार मणिपुर पर बोलना नहीं चाहती, मणिपुर पर जवाब देना नहीं चाहती। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसका एक विस्तृत जवाब इंटरवेंशन के तौर पर गृह मंत्री ने दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो मैं ये स्टेटमेंट्स दोनों तरफ के चलाऊंगा, गृह मंत्री जी के भी चलाऊंगा। राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो भी आपने देखा, गौरव गोगोई के आरोपों को भी आपने देखा। अब मैं सीधे के शर्मा जी के पास चलता हूं। के शर्मा जी, जवाब मिल गया कि प्रधानमंत्री रात में 3, 4 और 5 तारीख की रात में रात भर जागते रहे, ये गृह मंत्री ने कहा है, जिन पर यह आरोप लगा था कि आप तो मणिपुर को लेकर असंवेदनशील है। दीपक जी, बहुत विस्तृत रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने आज इस मणिपुर की घटना पर जवाब भी दिया है और एक कांग्रेस को आईना भी दिखाया है, इनको इतिहास भी बताया है कि आप मणिपुर की जनता के साथ क्या करते रहे हैं, आपका अतीत क्या है और कितना काला अध्याय आपने वहाँ पर लिखा है। और ये भी बता दिया कि आज आप मांग जरूर करते हैं लेकिन अपना इतिहास देखिए तो आपके इतिहास में कभी कोई गृह राज्य मंत्री के अलावा कोई गया नहीं, किसी ने सदन में बोला नहीं और इतनी बार हिंसाएं हुई, मनमोहन सिंह भी मौन साधे बैठे रहे, जवाब नहीं दिया। इतने ब्लॉकेज, 1200 रुपए लीटर तक तेल बिके वहां पर इनके जमाने पर, वो सारी चीजों का आज उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया और जवाब भी दिया। हालांकि ये जो इस समय बहस सदन में चल रहा है दीपक जी, ये अविश्वास प्रस्ताव पर चल रहा है।
लेकिन ये कई दिनों से इस बात का एक जो है बहाना बनाते रहे, संसद को ये हमेशा जो है बाधित किया विपक्ष ने, ये कह के कि मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम मणिपुर पर पहले दिन से चर्चा करना चाहते थे और आज अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी मणिपुर पर विस्तृत रूप से गृह मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया। लेकिन मैं ठीक इसके दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी ने सदन के अंदर जिस तरह से अपशब्द और अपना अभद्र आचरण किया है, वो उनकी अभद्रता और अपशब्दों की पराकाष्ठा है। यह बताता है कि राहुल गांधी का जो बौद्धिक स्तर है, उनकी जो मानसिकता है, वो कितनी ऊंची मानसिकता है। 140 करोड़ जनता का अपमान करने वाला बयान आज जो है राहुल गांधी ने इस सदन के अंदर देके बता दिया कि उनके अंदर में न कोई देशभक्ति है न भारतीयता है। भारत माता का कत्ल, ये किसी देशभक्त नहीं, किसी भारतीय के जुबान से दीपक जी निकल ही नहीं सकता। जो भी भारत का रहने वाला है, 140 करोड़ जनता का जब कत्ल होगा दीपक जी, तब जाके कोई भारत माता की आंचल पे हाथ लगा सकता है। अरे इनके तो बोलने में भी इनको शर्म नहीं आई। उसमें भारत माता का कत्ल कितनी शर्मनाक बात है, जिसके अंदर भी मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत का यदि एक बूंद भी रक्त बहता होगा, उसकी जबान से भाषा नहीं निकल सकती दीपक जी। भारत माता कोई खिलौना नहीं है, आपने ऐसे कह दिया। इसका दर्शाता है कि आपके अंदर न राष्ट्रभक्ति है न देशभक्ति है, और लोगों को अपमानित करना। और यही नहीं, मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस तरह का आज फिर से उन्होंने आचरण किया सदन के अंदर, सदन की मर्यादा को तार तार किया। यही काम 2018 में किया था। आज भी एक अपरिपक्व राजनीतिक की तरह राहुल गांधी ने वहां जो व्यवहार किया है, कम से कम कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। पूरे देश से हाथ जोड़ के इनको माफी मांगनी चाहिए, उनकी शब्दावलियों पर, ठीक है, उनके आचरण पर। ठीक है, वो देश का क्या नेतृत्व करेंगे जो सदन की मर्यादा नहीं जानते, जो सदन की मर्यादा का सम्मान नहीं कर सकते। तो मैं आज इसलिए फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि ये 140 करोड़ का जो भारतीयों का आज अपमान हुआ, भारत माता को जो कत्ल की बात इन्होंने की, यही इनका अहंकार, ठीक है, यही अहंकार। आज क्या एक लाइन करके समाप्त करता हूं दीपक जी। क्या कहा उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत में कि मैं अहंकार में था, मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में निकला तो मेरा अहंकार जो है खत्म हो गया। बिल्कुल सही कहा दीपक जी। 23 साल की राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी अहंकारों पे ही जीते रहे, और इसीलिए कांग्रेस ठूठ हो गई। इनके विपक्षी दलों के साथ इनके अहंकार ने वो व्यवहार किया था, ठीक है, और कांग्रेस ठूठ हो गई। बड़े से बड़े नेता इनका छोड़ के निकल गया पार्टी, केवल एक व्यक्ति के अहंकार के कारण। ठीक है, यदि वो दिल से इसको गुमान कर रहे हैं तो एक बार उनको समझ आएगी इस बात की। शब्द और आचरण, अहंकार कांग्रेस को खत्म कर दे। ठीक है, प्रतीकों का इस्तेमाल नेता करता है, लेकिन क्या भारत माता की हत्या जैसा शब्द का इस्तेमाल करना, और वो कह रहे हैं ना फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाना। कई एमपीज ने शिकायत की है माननीय स्पीकर को, और शॉट दिख भी रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप, जो आरोप अब लगा रही है बीजेपी आप पर? देखिए दीपक जी, जितना समय आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अनइंटरप्टेड दिया, उतना समय मुझे भी दीजिएगा, क्योंकि 3 सवाल मुझसे पूछे गए हैं। पहली बात तो इन्होंने जो कहा कि भारत माता की हत्या हुई है। जब इस देश के अंदर भाई भाई को मारेगा, जब बहनों पर अत्याचार होगा, बहनों को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया जाएगा, तो क्या भारत माता शर्मिंदी नहीं होगी? तो क्या भारत माता के मूल्यों की हत्या नहीं होगी? जब भारत माता के मूल्यों की हत्या होगी, भारत माता की नहीं, भारत माता की, हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। जब भारत माता के मूल्यों की हत्या होगी, तब भारत माता की हत्या हुई है ऐसा समझा जाएगा। ये एक बात। दूसरी बात, इन्होंने स्मृति ईरानी की जो बात की है उस पर मैं उत्तर देता हूं। उसमें इस तरह से है कि स्मृति ईरानी जी का जो भाषण था वो आधारहीन भाषण था, और स्मृति ईरानी जी ने
जो कुछ भी कहा उसको मैं इस तरह से देखता हूं कि वो ध्यान भटकाने की राजनीति थी कि मणिपुर के मेन सब्जेक्ट से ध्यान भटकाया जाए या फिर मीडिया का ध्यान जो है वो अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं कि जब महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया जा रहा था तब वो चुप क्यों थी? जब बीरेन सिंह ने कहा कि ऐसे 100 एफआईआर हुए हैं जिस पर महिला अत्याचार दर्ज हुआ है तब वो चुप क्यों थी? स्मृति ईरानी तब क्यों चुप थी जब देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर स्वरूपनका कहा या जर्सी गाय कहा या फिर इस तरह के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी बातें हुई, तब वो चुप क्यों थी? ये उनका दोगलापन है, ये उनकी नौटंकी है। इस तरह की नौटंकी जो है वो जनता जानती है। अब तीसरा उत्तर मैं देता हूं जो अमित शाह जी पर आपने कहा। अमित शाह जी का जो आज उत्तर था वो पर्याप्त नहीं था। उनको मणिपुर की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। आज शर्मनाक बात यह हुई है कि अमित शाह जी ने उस मुख्यमंत्री को डिफेंड करना चाहा जिस मुख्यमंत्री के राज में 90 दिन तक वहां पर अत्याचार हुआ, 90 दिन तक वहां पर दंगा फसाद हुआ है, जहां पर महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया है, जहां पर हथियार चोरी हुए हैं, 6 लाख बुलेट चोरी हुई है, 5000 से ज्यादा बंदूकें चोरी हुई हैं, AK-47 तक चोरी हुई है, सीमावर्ती इलाका है, वहां पर घुसपैठ हुई है, वहां पर तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि ये मुख्यमंत्री जो है वो निकम्मा है, मुख्यमंत्री नाकारा है। एक निकम्मे और नाकारे मुख्यमंत्री को अमित शाह ने डिफेंड करने का काम किया, इसलिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन मैं के शर्मा जी, ये एक नॉर्मल डिबेट नहीं है, चूंकि अमित शाह जी फिर वो बोलेंगे कि मैंने बीजेपी को टाइम दे दिया, आप मुझे भी दीजिए, और मैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट नहीं सुना पाऊंगा। बिल्कुल, मुझे भी टाइम दीजिएगा। गलत बात की गई है, मैं गलत बात की गई है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं सिर्फ इन्होंने आज मुख्य गृह मंत्री जी ने नहीं क्या गलत है, गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से देश के सामने वहां की सारी परिस्थितियों को रखा है और इनको भी इतिहास बताया है कि जब वहां 750 मौतें हुई, जब 1000 से ज्यादा यूपीए के शासनकाल में मौतें हुई, नरसिंह राव जी की सरकार में मौतें हुई, तब इनकी जबान नहीं खुलती थी। ठीक है, चरण सिंह जाफरा जी क्विक जवाब। के शर्मा जी रुक जाइए प्लीज। चरण सिंह जाफरा 10 सेकंड प्रदर्शन करते थे, तो इसलिए मैं आज कहता हूं कि आईना देखिए, जब पुरानी बातें दोहराकर सुनिए, अभी मेरी बात पुरानी नहीं है ना, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अब ये मेरी बात ना, दीपक जी, इस तरह से चर्चा नहीं होगी। रुक जाइए ना प्लीज। देखिए, मुझे गृह मंत्री के कुछ स्टेटमेंट दिखाना है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। चरण सिंह जाफरा साहब, ये नॉर्मल डिबेट नहीं है। के शर्मा जी रुक जाइए प्लीज, मुझे आप ही के गृह मंत्री के स्टेटमेंट दिखाने के मुझे आप ही के नेता के स्टेटमेंट दिखाने हैं। सिखों के नरसंहार पर आपकी जो बोलती बंद है, किसने किया था सिखों का नरसंहार? इनके नेता देश को दिशाभूल कर रहे हैं। इनके नेता जो है वो बता रहे कि नकारा और निकम्मा मुख्यमंत्री को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे आप पिछली बातें गिना करके आपके निकम्मे मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करोगे? आप पिछली बातें गिना करके ये बताओगे कि महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, वो अच्छी बात हुई है? क्या अमित शाह जी ये बताना चाहते थे कि जो कुछ मणिपुर में हुआ उसको जस्टिफाई करना चाहते थे? क्या अमित शाह जी कहना चाहते हैं कि जो वहां पर 5000 बंदूकें गायब जाएंगे दोनों, वो सही में हुई है? क्या अमित शाह जी उसकी पुष्टि करते हैं कि जो वहां पर इतना अत्याचार हुआ है उस अत्याचार की पुष्टि करते हैं क्या अमित शाह? अरे छोड़िए, आपके पास में कोई शब्द नहीं है। देश से माफी मांगिए, मणिपुर की जनता से माफी मांगिए, शर्म करो, शर्म करो। निकम्मी और नाकारे मुख्यमंत्री को निकम्मी और नाकारा सरकार बता रही है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को काट दूंगा। के शर्मा जी, चरण सिंह जाफरा साहब, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके नेताओं के स्टेटमेंट में दिखाना चाहता हूं। आप चाहते कि मैं ना दिखाऊं, मैं नहीं दिखाता। कहीं तो आप दोनों फुल स्टॉप लगाएंगे। नहीं, वो इनको फुल स्टॉप लगाना चाहिए ना। जब हमने इनकी बात सुनी है तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? ये दिखाना जरूरी है ना, एक तरफा चलेगा। आप ये एक तरफा दादागिरी नहीं चलने दूंगा। नहीं है ना, मैं बीजेपी की दादागिरी नहीं चलने दूंगा। दादागिरी मत सिखाओ, दादागिरी को नहीं चलने दूंगा। चुप करिए। आपके पास में उत्तर नहीं है ना, अमित शाह के पास में उत्तर है ना, आपके पास उत्तर है ना, प्रधानमंत्री के पास में उत्तर है ना, उत्तर नहीं है। नाकारा मुख्यमंत्री को बचा करके रखा है।
जिसके खिलाफ एसीपी ने बोला है, जिसके खिलाफ आपके एमएलए वहां पर बोल रहे हैं। आज भी उन लोगों को टिकट दे रहे हो, स्पॉन्सर्ड दंगा, ये उस समय कहा कि ये सुयोजित दंगा। अरे छोड़िए उस समय की बात, आज की बात करिए। या तो मानिए कि आज जो कुछ मणिपुर में हुआ है वो सही हुआ, कह दीजिए ना, कह दीजिए। फिर पिछली बातें क्यों गिराते हो? कभी नहीं कहा, यानी आप जो अभी घटना कभी नहीं उसकी पुष्टि करते हो ना। 2 दिन से आप बहस हो रही है, किसी ने शांति की अपील नहीं की। यही मान्यता 2 दिन से बहस हो रहा है, एक वक्त बताइए जिसने शांति की अपील की हो। यही मान्यता जो है और यही शांति की अपील किया तो अमित भाई ने किया और उसमें भी हमला करते रहे आप लोग। अरे शर्म करो, शांति की शर्म करे अमित शाह, शर्म करे नरेंद्र मोदी, शर्म करे आप। जिस तरह से आपने राहुल गांधी का, मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करने का काम किया, शर्म करे राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं। तथ्य नहीं है, शर्म कीजिए, आपके पास कोई जमीन नहीं है, आपके पास कोई इज्जत नहीं है। भारत माता की कदर की बात करते हो आप लोग, हो चुके हो। भारत माता की कदर की बात करते हो। अपना अरे तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं भारत माता की आंचल पे हाथ लगाने का। भारत माता की कदर की बात जो है करना बंद कर दीजिए। मानवता का कत्ल होगा तो भारत माता की कत्ल करने की बात, अरे किसी कांग्रेसी की औकात नहीं है कि भारत माँ के आंचल को भी छू ले। किसी कांग्रेसी की औकात नहीं है आप जो भारत की आंचल को छूले। भारत माता की क्या बात कर रहे हो? गांधी जी के विचारों का कत्ल करना बंद करो। की बात कर रहे हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का कत्ल करना बंद करो। कांग्रेसियों के अंदर यदि ऐसी कोई जुबान बोलता है, सुयोजित वहां पर दंगे कर रहे हो। ये सुयोजित दंगे करना बंद करो, भारत माता का कत्ल हो गया, राजनीति बंद करो, नफरत की राजनीति बंद करो। जिसके अंदर भी भारत का खून होगा उसकी जबान में शब्द नहीं आ सकता। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं, इंडिया लड़ेगा, 140 करोड़ देश देख रहा है इसको। अरे जाओ, क्या बताओगे? 140 करोड़ भारतीय देख रहे हैं इस जबान को, राहुल गांधी की, अमित शाह जी का, जिसके अंदर भी भारत का खून बहता होगा, भारत माँ का, उसकी जबान से ये शब्द नहीं निकल सकता। ये शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। कोई झूठ नहीं। आप इस तरह से दंगे नहीं भड़का सकते। अंदर में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है आप लोगों के अंदर, आपकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए ऐसे जबान निकलते हैं आप लोग के अंदर से। लीजिए, ऐसी बोल सब निकलती है। वादा रखिए, ऐसी जवाबदारी लेने का वादा रखिए। अगर सत्ता में हो तो जब आप लोगों के अंदर राष्ट्रीयता नहीं होती है, लोगों की बनती है, विपक्ष की नहीं बनती है। चलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, आगे कुछ नहीं बोल रहा। मुझसे जितना बन पड़ेगा माननीय के शर्मा जी और चरण सिंह सप्रा जी के बीच उतने में अमित शाह जी के स्टेटमेंट चला दूंगा। लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो राजीव रंजन और ब्रजमोहन जी से शुरुआत होगी। प्लीज थोड़ा इंतजार करिएगा। चरण सिंह सप्रा साहब, राजीव रंजन भी आप ही के INDIA यानी इंडिया अलायंस के है, उनको तो वक्त दूं तो आपत्ति मत करिएगा। नहीं, आवाज मत काटा करिए प्लीज। जितना ये बोलेंगे उतना मैं बोलूंगा। सर टाइमर लगा के रख लेते हैं चरण साहब। वो तो बोला गई, टाइमर लगा के रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा इनको सिखाइए कि डिबेट किस तरह से होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बताओ आज का जो भाषण है, बस रोक दीजिए। अपना सीख छोड़ो, धमकी देता हूँ तो बैठ के टीवी में। अरे धमकी दे रहे हो टीवी में? अरे पहले सीख करके आओ कैसे डिबेट करते। अरे गुंडा हो गए तुम, डिबेट। अरे धमकी क्यों? अरे जिस तरह से तुम बात करोगे उसी तरह से मैं बोलूंगा। धमकी देगा, गुंडा हो। अरे जो मर्जी समझो, धमकी दोगे, जो मर्जी समझो। हाँ, जो मर्जी क्या समझो, समझा भी देंगे हम पड़ेगा कि मणिपुर की जवाबदारी आपकी है, कांग्रेसी का हुए जवाबदारी आपकी है। महिला को निकल जाओ, घुमाया गया। ब्रेक के लिए रुक जाइए सर, रुक जाइए। आप दोनों जिम्मेदार, एक सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी इन वेटिंग सत्ता में उसके नेता हैं। थोड़ा संयम रखिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक इतिहास रचा है। इतिहास ये कि विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव में किसी भी मंत्री के द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण तथ्यों के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह ने पढ़ा है। जो संसद के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 123 मिनट और 30 सेकेंड गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे भाषण के अंदर बोले हैं, जिसमें उन्होंने एक एक सवाल का तथ्यों के हिसाब से जवाब दिया है। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर 2003 में सुषमा स्वराज ने दूसरा सबसे बड़ा भाषण दिया है आज के इतिहास को अगर जोड़ दिया जाए उसके साथ। तो ये सबसे बड़े भाषण का रिकॉर्ड आज तक था सुषमा स्वराज जी के नाम, जिसमें उन्होंने 1 घंटा 45 मिनट बात कही थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी जो अविश्वास प्रस्ताव लाई थी उस पर
पर ये 105 मिनट का था। आज की अगर अब बात की जाए राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के भाषण की जो उन्होंने आज दिया है, उसमें यानी आज यानी बुधवार को दिया है, स्मृति ईरानी बोली है 53 मिनट और 35 सेकंड और राहुल गांधी बोले हैं 37 मिनट और 15 सेकंड। तो इस तरह से वार पलटवार दोनों में चले हैं। फैसला जनता जनार्दन को करना है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में सरकार पर सियासी आरोप भी लगे। अमित शाह ने इनका भी जवाब दिया। पहले तो ये बताया कि सरकार ने क्विट इंडिया का नारा क्यों दिया है, फिर ये बताया कि इंडिया अलायंस ने अपना नाम क्यों बदला और आखिर में ये भी कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की कितनी ही पैकेजिंग या रीलॉन्चिंग कर ले, कुछ नहीं होना जाना, आएंगे तो मोदी। मान्यवर, ये ना ही किसान हितैषी है, ना एक गरीब हितैषी है, ना एक पिछड़ा हितैषी है। उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है, 9 तारीख को आज कहा है, 9 अगस्त को, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। मान्यवर, अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से जाना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े, सीना तान कर मैदान में जाए। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावित के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो सीधे चलते हैं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, रिपैकेजिंग की है, यूपीए के पास घोटाले ही घोटाले थे, इसलिए आपने नाम बदलकर INDIA यानी इंडिया कर दिया।
अब देखिए, अमित शाह जी के भाषण में मणिपुर पर लाचारी और बेचारगी के सिवाय तो कुछ नहीं दिखा। ज़्यादा वक्त उन्होंने चुनावी भाषण के तौर पर इसे दिया। 2024 के लिए एक तरह से उन्होंने संसद का इस्तेमाल किया और कई महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर अभी कुछ नेताओं के बयान आने शुरू भी हो गए हैं, जैसे वीडियो वायरल होने का ठिकरा भी उन्होंने अपोजिशन के लीडर्स पर फोड़ डाला। अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर को उन्होंने जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया कि इस घटना के लंबे समय तक पूरी जानकारी देश तक नहीं पहुंची और शायद अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री जी का 30 सेकंड का संबोधन भी मणिपुर के सवाल पर नहीं आता, उनकी टिप्पणी नहीं आई होती। घोटालों पर उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन यहाँ वो व्यापक की चर्चा करने से चूक गए। देखिए, अपनी सरकारों की चर्चा भी करनी चाहिए थी उन्हें, और कितने गंभीर आरोप अडानी प्रकरण में लगे हैं। किस तरह के आरोप दाल घोटाले में देवेंद्र फडणवीस पर लगे, पंकजा मुंडे पर चिक्की घोटाले में लगे, और ऐसे अनेक आरोप। इन आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसमें येदियुरप्पा से लेकर और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अनेक नेताओं के नाम, पीडीएस जो स्कैम है रमन सिंह का जिसकी काफ़ी चर्चा होती है, और हुडको स्कैम, इंडिगो रिफाइनरी स्कैम, जुदेओ स्कैम, मेट्रो रेल स्कैम, नैनो प्लांट लैंड स्कैम, ऑपरेशन वेस्ट एंड और ऐसे अनेक। मैं जानता हूं कि आपका टाइम काफ़ी, आपके पास अब वक्त बहुत ज़्यादा शो में नहीं है और मैं महत्वपूर्ण विषयों पर केवल अपनी बात रखना चाहूँगा। घोटालों का जितना दागदार अतीत भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है इसकी चर्चा करने की, और जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो ऐसे असंख्य घोटाले जो ईडी और सीबीआई पर इनका दबाव है, जिसकी वजह से वो चर्चा में भी नहीं आ पाते, वो देश के सामने आएंगे। इसलिए वक्त का इंतजार देश को करना चाहिए। लेकिन मणिपुर के सवाल पर 356 को लेकर जैसे तर्क अमित शाह जी ने दिए, जब आप सिविल अनरेस्ट के आधार पर किसी राज्य में 356 की बात करते हैं, ऐसा संविधान कहता है, और जहां गृहयुद्ध के हालात हो, इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हो, शस्त्रागार लूटे जा रहे हो, तो क्या इसे हम 356 की उपयुक्त नहीं मानेंगे? और अगर आप सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट या अधिकारियों के भेजे जाने में राज्य सरकार ने एतराज नहीं किया, केवल इस आधार पर उस सरकार को बहाल इसलिए बनाए रखना चाहते हैं कि उस जनता का कुछ भी हो लेकिन आपकी सरकार है। अगर किसी और की सरकार होती तो प्रधानमंत्री जी भी जाते, उस सरकार की बर्खास्तगी भी होती अगर मणिपुर जैसा कोई सवाल देश के किसी दूसरे प्रांत में खड़ा हुआ हो। ठीक है, सीधे चलता हूं मैं ब्रजमोहन जी के पास। ब्रजमोहन जी, क्या नाकाफी है गृह मंत्री जी का जवाब? ब्रजमोहन जी, दीपक जी, क्या नाकाफी है गृह मंत्री जी का जवाब? जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आज देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने एक एक चीज को देश के सामने रखा, उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया अपनी बातों को कहने में। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों की भी बात की, तो उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने काम क्या किया और आगे भविष्य में सरकार को काम क्या करना है। मैं सोचता हूं इसके पहले कभी भी किसी गृह मंत्री ने इतनी खुल के कभी अपनी बात को नहीं रखा होगा जितना आदरणीय अमित शाह साहब ने रखा। आज मैं सोचता हूं कि शायद मणिपुर की जो जनसंख्या है, मणिपुर के जो नागरिक हैं, आज उनमें एक बेहतर आत्मविश्वास पैदा हुआ होगा। उनको लगा होगा कि देश का गृह मंत्री और देश की केंद्र सरकार उनके साथ ताकत के साथ खड़ी हुई है और उनको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसकी आज जरूरत थी। आज सारे लोग कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए थी। मैं कहता हूं आज का दिन माफी मांगने का तो था ही नहीं। आज का दिन मणिपुर की जनता को इस बात का आश्वासन देने का था कि भारत सरकार ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है और उनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके पास विस्तृत योजना है, और उसी का आज पूरा चित्रण आदरणीय अमित शाह साहब ने रखा है देश के सामने। पर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो INDIA के साथी जो सालों तक सत्ता में रहे,
वो इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं होती। आज उसका भी खुलासा आदरणीय अमित शाह साहब ने किया कि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको रात को टेलीफोन लगा के कई बार इस प्रकार की जानकारी ली है। मैं सोचता हूँ आज बहुत स्पष्ट तरीके से सारी बातें देश के सामने आई हैं और पिछले 10 रोज से जो लगातार विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा था, जिसको लेके आज अविश्वास का प्रस्ताव भी लेकर आए, आज वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई हैं और पूरे देश ने देख लिया है कि INDIA सिर्फ और सिर्फ कुंठा के तहत इस प्रकार की सारी बातें कर रहे थे। ना उनके पास कोई जानकारी थी और ना ही उनकी मंशा मणिपुर था। उनका मंशा तो यह थी कि किसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को घेरा जाए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह साहब के ऊपर आरोप लगाए जाए। इसका जवाब अमित शाह साहब ने दिया है। मैं एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज गृह मंत्री ने संसदीय इतिहास का शायद सबसे लंबा भाषण दिया है। इस पर रिसर्च करूंगा, रात में कल आपको बताऊंगा भी। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए DNA सौरभ के साथ। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मार। जी न्यूज़।